जय हिंद। आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद ही जनता में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। उनको आज दूर करना बहुत ज़रूरी है। भारत के जनमानस में आज कुछ बातों को लेकर बहुत ही विरोधाभास फैला हुआ है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन बातों को नहीं समझे तो ये देश आज एक बहुत बड़ी क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में क्या अंतर है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि कहीं भी जाइए, किसी भी जगह, तो समाज में दो धड़े बन गए हैं। एक जो सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहता है, उनसे पूछना चाहता है कि हमने आपको जिन मुद्दों पर, जिन विचारों पर सत्ता की चाबी सौंपी थी, क्या आप उनको पूरा कर सके कि नहीं, और नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके। इतना समय दिया आपको, 10 साल बीत चुके हैं, तीसरा टर्म शुरू हो चुका है, फिर 5 साल दिए हैं आपको, जिसमें से 1 साल बीत चुका है, 11 साल हो चुके हैं। उन 11 सालों में आपकी क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या विकास कार्य किए हैं। आपने कहा था बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी को मुद्दा बनाया था, जिसके ऊपर भारत की 150 करोड़ की आवाम ने आपको चुनकर भारत के सर्वोच्च सदन में विराजित किया था। लेकिन क्या आप उन सपनों के साथ कुठारघात किया तो नहीं कर रहे? क्या आपने, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भारत के जो सपने आपने दिखाए थे जनता को, क्या वह सपने पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? बात आती है कि आप शासन से सवाल नहीं कर सकते। अगर सवाल करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप राष्ट्र के विरोध में बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान चले जाइए, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, आप नक्सली हैं। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि इस 150 करोड़ की आवाम ने सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है क्या? कहाँ गया आप सबका बौद्धिक विकास, जो आप दूसरों के भाषणों में और उपदेश में आ जाते हैं? कहाँ गई वो मन, प्रेम, भाईचारा, जो ये कहता था कि हमारे गली में कोई ख़त्म हो जाए तो पूरा मोहल्ला 9 दिन तक उसके घर पे खाना देने जाता था, दिन रात उसके सुख दुख में बैठता था, फिर चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो। आज वो भाईचारा, वो प्रेम, वो सौहार्द कहाँ चला गया? आज किसी पार्टी की रैली होती है तो देश की जनता बड़े प्यार से 4-4, 5-5 घंटे उस भीड़ में इकट्ठा खड़ी रहती है उस नेता को सुनने के लिए, जो सिर्फ
मंच से झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलता, और फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं। आप अपने बौद्धिक विकास से क्यों नहीं सोचते कि वो कह रहा है, उसने कहा कि मैं आपके शहर में ये विकास करूंगा, मैं आपकी गली में ये विकास करूंगा, मैं मोहल्ले में ये विकास करूंगा, मैं देश के साथ ये विकास करूंगा। क्या वो कर सकता है ऐसा? वो कर सकता है, तो उसने अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पिछली बार भी आपने विधायक या सांसद चुना था, वो राज्य के अनुसार शासन में मंत्री भी रहा, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको तो जाति धर्म इसके ऊपर चलना है, आपको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि विधायक जी हमारे घर आ जाएं, हमारे घर पे कमी हो गई है, विधायक जी हमारे घर पे आ गए तो बस हमारा काम हो गया। विधायक जी हमारे यहाँ शादी में आ जाएं, विधायक जी हमारे कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा दें, तो क्या इन चीज़ों से देश का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप उसी विधायक के खिलाफ सत्ता पक्ष के बोलते हैं, आप शासन के खिलाफ बोलते हैं, तो आप देशद्रोही हैं। मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि देशद्रोह राजद्रोह आज इसको समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ आज एक ही बात होती रहती है कि देश में ये तो देशद्रोही है, इसने सत्ता के खिलाफ नारे लगाए, इसने शासन का विरोध किया, ये देशद्रोही है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि देशद्रोह होता क्या है और राजद्रोह क्या है? देशद्रोह की परिभाषा है क्या? देश और द्रोह दो शब्द हैं जिनसे मिलकर देशद्रोह बना हुआ है। अगर इसकी गहराई से समझें तो देशद्रोह का आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। अरे देशद्रोह वो होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने देश के खिलाफ कुछ करे, देश के खिलाफ गतिविधियां करे, जिससे देश को नुकसान पहुंचे, देश की रक्षा करने वाली सेनाओं को नुकसान पहुंचे, देश में किसी दूसरे मुल्क का हमला हो जाए, देश के खुफिया तंत्र की जानकारियां, देश की रक्षा सेनाओं की जानकारियां, देश के डिफेंस सेक्टर की जानकारियां, देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में जानकारी अगर किसी दूसरे मुल्क को उपलब्ध करा रहा है तो वो देशद्रोह है। वो अपनी सरजमी, अपनी मातृभूमि, अपनी जननी के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क के साथ जाकर अगर हमला करता है देश पे तो वो देशद्रोह है। लेकिन आज के समय में तो देशद्रोह की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। जिसे राजद्रोह कहना चाहिए उसे देशद्रोह कहा जाता है। राजद्रोह वो होता है जिसमें किसी भी राजा के खिलाफ वहाँ की प्रजा द्वारा कोई बात उठाई जाती है, कोई आपत्ति की जाती है, उसके खिलाफ बोला जाता है, तो वो राजद्रोह होता है, ना कि देशद्रोह। लेकिन आज भारत में, हमारे देश में एक नया चलन चल गया है कि जो भी हमारे राजा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा।
जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हमारे मीडिया चैनल, राष्ट्रीय मीडिया चैनल, यूट्यूबर्स सभी ये चीज़ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। राष्ट्रीय चैनलों पे बैठ के जो एंकरिंग कर रहे हैं वो कोई मूर्ख नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको देशद्रोह राजद्रोह के बारे में नॉलेज है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उनका जो चैनल है वो अगर इस चीज़ के बारे में बोलेगा, इस चीज़ के बारे में डिबेट करेगा, तो सत्ता में बैठे हुए जो राजनेता हैं वो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करा देंगे। ईडी, सीबीआई, आईबी जैसे संस्थान पीछे लग जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके चैनल बंद कर दिए जाएंगे और यहाँ की जनता खड़े होकर तालियां बजाएगी, क्यों? अच्छा किया, अच्छा किया, क्योंकि ये तो देशद्रोही था। मैं एंकरों को गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, उन्हें अपने बीवी बच्चे फैमिलियाँ पालना है, उनकी खाने की व्यवस्था, घर का किराया, लाइट का बिल, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं चला रहे हैं, एजेंडा चला रहा है वो न्यूज़ चैनल, उसका मालिक। वो चाहता है कि एंकर ये डिबेट करे, क्यों? कि एंकर अगर सच बोलेगा तो उनकी नौकरियां छीन ली जाए। और जिसके उदाहरण हमारे देश में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि कई न्यूज़ एंकर आज इस चीज़ का शिकार हुए बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, हम भारतवर्ष की, मेरे भारतवर्ष की 150 करोड़ की जनता आवाम से पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे 150 करोड़ आवाम ने बीजेपी को वोट दिया था? अगर 150 करोड़ ने पूरा बीजेपी को वोट दिया था तो मैं आज मानता हूँ कि इस भारतवर्ष में किसी को अधिकार नहीं है सत्ता पे काबिज बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने का। और अगर 150 करोड़ आवाम ने वोट पूरी ने नहीं दिया है तो सवाल करने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो इस देश का नागरिक है, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरता है, जिसकी टैक्स से सत्ता में बैठे लोग हवाई जहाज़ों में और ट्रेनों में फ्री सफ़र करते हैं, उनके घर के बिजली के बिल फ्री भरे जाते हैं, उनको सरकारी आवास मिला होता है, उसके बाद भी उनको किराया मिलता है, सास की गाड़ी मंत्री को उपलब्ध होने के बाद भी उनको गाड़ी भत्ता दिया जाता है। आज जियो के कनेक्शन में एक प्रीपेड मोबाइल सिम पे एक मैक्सिमम बता रहा हूँ 400 रुपये में महीने भर फ्री चलता है, उसके बाद भी एक विधायक को 10,000 रुपये बिल भरने के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्यों ना पूछे जाएं ये सवाल। आप बात करते हैं कि विदेशों में जाके राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी देश का सम्मान या गौरव का अपमान कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सत्ताधारी पार्टी से, क्या वह देश के अपमान या वह देश का सम्मान कर रही है?
जब वह देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम ले लेकर मंच से बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये गलत किया, ये इंदिरा गांधी ऐसी थी, नेहरू तो बेकार था, नेहरू अय्याशी करता था, अब देश का सम्मान हो रहा है। आप अपने देश की सभ्यता, देश के गौरव, देश के सम्मान को धोखा दे रहे हैं। और ये मूर्ख लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो ये इनकी बातों में आके झंडा उठा लेते हैं धर्म का, कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1000 साल से भी ऊपर मुगल आतंकी, उन्हें आतंकी ही बोलूँगा मैं, हमारे देश पे आक्रमण करते रहे। खिलजी, बाबर, अकबर, ऐसे कईयों नाम हैं जिन्होंने देश पे आक्रमण किया, हमारे देश की संपदा लूटी, देश की माँ बहनों की इज्जत के साथ खेले, हजारों लाखों बच्चे हिंदू भाइयों के कत्लेआम मचाया। उसके बाद भी हिंदू धर्म और सनातन आज यहाँ खड़ा है कि पूरे विश्व में इसकी सभ्यता, संस्कृति, इसके भाईचारे, सभी से प्रेम की भावना रखने के विचारों को पूरा विश्व सराहता है। उसके बाद भी आज चंद लोगों की खातिर, चंद लोग गिनती के, उनकी वजह से देश खतरे में आ गए। अरे अंधभक्तों, मूर्खों, ये सोचो, देश खतरे में नहीं आ गया, भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ गई। 70 साल से जो पार्टी देश में सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई, अटल बिहारी जी जैसे देश के कितने बड़े नेता, सम्मानीय नेता, जब वो सत्ता पे काबिज सही से नहीं हो पाए, वो पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए, तो ये बीजेपी, आप खुद सोचिए क्या सत्ता पे कैसे काबिज हो गई, कैसे वो बच्चे 2 बार पूर्ण बहुमत और इस बार 250 के समथिंग सीटें लेके आ गई, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में था। और जब हिंदू धर्म खतरे में था तो बीजेपी हिंदू धर्म की रखवाली करती है। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ ये, कि आप विचार करिए और सोचिए कि देश किस ओर जा रहा है। राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह क्या है? आप इसके बारे में अपने कमेंट मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें सही लगे, आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ और सत्य कह रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।